दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र देश का एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेट तो ही है, मध्य में है। 48 सीटें हैं लोकसभा की, और वहां पर विपक्षी जो दल हैं उन पर बहुत सारे हमले हुए हैं हाल के दिनों में। केंद्रीय एजेंसियों के राजनीतिक हमले, प्रशासनिक हमले, जो भी आप कह लें, डराने की जबरदस्त कोशिशें हुई हैं। कुछ लोग डरे भी हैं और डर करके वो सत्ता पक्ष के साथ गए भी हैं। लेकिन अभी भी महाराष्ट्र की सियासत भारतीय जनता पार्टी के लिए उतनी आसान नजर नहीं आ रही है जैसी वो देश के कई और स्टेट्स में पार्टी को महसूस हो रही है। अभी हाल में हमने उड़ीसा में देखा कि उड़ीसा में बीजेडी के मुकाबले एक कमजोर पार्टी बीजेपी है उसके मुकाबले, लेकिन वो बीजेडी से भी ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, और वो भी बीजेडीपी की सहमति से, नवीन पटनायक साहब की सहमति से, उनकी पार्टी की। कितनी सीटें होंगी फाइनल अभी डिक्लेरेशन बाकी है, लेकिन कहा जा रहा है कि बीजेपी 14 सीटों पर लड़ेगी, 21 सीटों में। लेकिन महाराष्ट्र में उड़ीसा जैसी स्थिति नहीं है, कई और स्टेट जैसी स्थिति नहीं है। विपक्ष लड़ने के लिए तैयार है। तमाम स्प्लिट के बावजूद एनसीपी स्प्लिट हो गई, शिवसेना बंट गई, लेकिन फिर भी उद्धव ठाकरे की शिवसेना हो या शरद पवार की एनसीपी हो, दोनों कांग्रेस के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी की चुनौती का सामना करने के लिए लगातार जूझ रही हैं। और अभी एक बड़ी दिलचस्प बात हुई है कि नितिन गडकरी, जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, केंद्र में मंत्री हैं, बहुत पॉपुलर मंत्री माने जाते हैं। पॉपुलर इन द सेंस कि सड़क मार्गों के, हाईवेज के निर्माण में उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका समझी जाती है। श्रेय भले मौजूदा सरकार उनको ज्यादा न दे, लेकिन उनकी एक जो चर्चा हमेशा रहती है, क्योंकि उन्होंने, जब वो महाराष्ट्र में मंत्री थे पीडब्ल्यूडी के, तब से उन्होंने मुंबई पुणे का जो हाईवे बनवाया था। माना जाता है कि वो इस काम में उनको महारत हासिल है। और अभी भी देश में जो हाईवे बन रहे हैं, बड़े बड़े एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, उनके लिए माना जाता है कि क्रेडिट उनको मिलनी चाहिए, जो उनके डिपार्टमेंट ने कई अच्छे काम किए। तो वो नितिन गडकरी, उनका इलेक्शन में क्या हश्र होगा, क्या वो नागपुर से इस बार प्रत्याशी बनेंगे या नहीं बनेंगे, इसको लेकर अटकलें चलती रही हैं। क्यों? क्योंकि 195 की जो लिस्ट बीजेपी ने डिक्लेयर की, उसमें अपने तमाम टॉप लीडर्स का नाम दिया, लेकिन नितिन गडकरी का नाम नहीं दिया। लेकिन पार्टी के पास एक तर्क था, एक बचाव का एक तर्क था कि उनका नाम इसलिए नहीं दिया क्योंकि महाराष्ट्र की लिस्ट जारी ही नहीं हुई। महाराष्ट्र से किसी एक व्यक्ति का नाम डिक्लेयर नहीं हुआ, इसलिए नितिन गडकरी का नहीं हुआ। जब होगा तो देखा जाएगा। आज तो यह भी कह दिया गया महाराष्ट्र में कि नितिन गडकरी का नाम क्यों नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आज विपक्ष ने नितिन गडकरी को मुद्दा बना दिया, और उद्धव ठाकरे, उन्होंने खुलेआम, शिवसेना के नेता, कि अगर नितिन गडकरी, जिनको अपमानित कर रही है भारतीय जनता पार्टी, मौजूदा जो नेतृत्व भाजपा का है, उनका इशारा मोदी जी और अमित शाह जी की तरफ था। उन्होंने कहा ये लोग जिस तरह उनको अपमानित कर रहे हैं, नागपुर के, महाराष्ट्र के सुपुत्र, उनको जिस तरह से अपमानित किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी में, उनकी अपनी पार्टी में, उनकी अपनी सरकार में, उससे उनको बाहर निकलना चाहिए और उनको महाविकास अघाड़ी के साथ जुड़ना चाहिए। महाविकास अघाड़ी का मतलब कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना का गठबंधन, जो महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ रहा है एक समय, और अब वो विपक्ष में है। तो उनका कहना है कि लोकसभा चुनाव से पहले नितिन गडकरी को हमारे साथ आना चाहिए, यानी विपक्ष के साथ आना चाहिए। हम उनको पूरा सम्मान देंगे जो उनकी अपनी पार्टी उनको नहीं दे रही है। ये उद्धव ठाकरे ने आज कहा, संजय राउत ने कहा, अरविंद सावंत ने कहा। ये तीनों उद्धव ठाकरे की शिवसेना के नेता हैं। ये बात एनसीपी के नेता भी कह रहे हैं, कांग्रेस के भी नेता कहने लगे हैं। और तो और आरजेडी के प्रवक्ता को मैंने अभी टेलीविजन चैनलों पर कहते हुए सुना ये बात कि नितिन गडकरी जी अगर आएंगे तो हम उनका स्वागत करेंगे।
तो नितिन गडकरी का टिकट अभी कटा नहीं है, मध्य महाराष्ट्र की लिस्ट ही नहीं निकली है। लेकिन जो कहने वाले हैं विपक्ष के नेता, वो कहते हैं कि भैया इतने बड़े नेता का नाम आपने पहले क्यों नहीं डिक्लेयर किया? नागपुर में आखिर और कौन सी बात थी? अगर नागपुर में उन्हीं को चुनाव लड़ना है तो उनका नाम क्यों नहीं डिक्लेयर किया? फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं। फिर कहने वाले ये भी कहते हैं कि साहब जिस तरह से उनको अपमानित किया जा रहा है बार बार, उनको पहले तो जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है पार्टी का उससे निकाला गया था, उसमें जगह नहीं मिली थी। इसके अलावा केंद्रीय चुनाव समिति में जगह नहीं मिली, उससे भी बाहर। तो ये जो एक लगातार नितिन गडकरी के साथ मौजूदा जो नेतृत्व है पार्टी का और सरकार का, खासकर मोदी जी और अमित शाह, इनका जो रवैया है, इनका जो रुख है, वो बहुत पॉजिटिव नहीं है बल्कि निगेटिव है, ऐसा दावा विपक्ष के लोग कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष में जितनी सहानुभूति या प्यार या मोहब्बत या श्रद्धा या आदर गडकरी जी अर्जित कर रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा इन दिनों विपक्ष में कर रहे हैं। गडकरी जी से पूछिए तो मुस्कुराकर कुछ कुछ जवाब ही नहीं देते। कई बार ऐसा भी होता है कि वो कुछ ऐसी बात कह देते हैं जिनके कई अर्थ लगाए जा सकते हैं। हम नहीं जानते कि भविष्य क्या होगा। हमारा तो ये मानना है, मेरा जो आकलन है कि निश्चित रूप से उनको आरएसएस हर कीमत पर चाहेगा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, कि वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नागपुर में चुनाव लड़े। और आरएसएस की इच्छा को भारतीय जनता पार्टी में कोई बिल्कुल खारिज कर देगा, इसकी संभावना मुझे कम लगती है। मैं आरएसएस का नाम क्यों ले रहा हूं? नागपुर मुख्यालय है आरएसएस का, और उस नागपुर मुख्यालय के एमपी का नाम है नितिन गडकरी, और वहीं से वो विधायक रहे। संघ के बेहद नजदीक माने जाते हैं, संघ का जो मौजूदा नेतृत्व है उसके भी नजदीक है। तो मोदी जी और अमित शाह जी से उनके कॉन्ट्रडिक्शन पार्टी में हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। दोनों के काम करने की स्टाइल अलग अलग हो सकती है, लेकिन यह भूलने की जरूरत नहीं है कि दोनों दोनों खेमे आरएसएस के हैं, दोनों आरएसएस के लोग हैं, आरएसएस की विचारधारा से लैस हैं। ऐसे में नितिन गडकरी को आरएसएस उनके हाल पर छोड़ देगा, और मोदी जी और अमित शाह जी अगर कुछ ऐसा करेंगे जिससे कि लगे कि उनको टिकट ही नहीं मिलने वाला है, तो नेचुरली मुझे नहीं लगता कि ये आरएसएस उस पर खामोश रहेगा और उनको टिकट अंततः मिलेगा और मंत्री भी बनेंगे अगर सरकार बन गई तो, फिर से अगर कोई अप्रत्याशित घटना नहीं हुई तो। ऐसे में विपक्ष, मुझे लगता है कि नितिन गडकरी के नाम पर और उनके अपमान के हवाले जो उनको सम्मान देना चाहता है, दरअसल वह भी एक राजनीति है। वह मोदी जी और अमित शाह की जो भारतीय जनता पार्टी है, उसकी महाराष्ट्र की जमीन पर, उसकी छवि पर एक बड़ा सवाल उठा रहा है विपक्ष, और वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जो कुछ बीजेपी में हो रहा है वो गुजरात के दो बड़े नेताओं के इशारे पर ही हो रहा है। इसके अलावा किसी प्रदेश के किसी बड़े नेता का कोई कोई असर नहीं है। टॉप जो डिसीजन मेकिंग जो बॉडी है भारतीय जनता पार्टी की, उसमें सिर्फ यही दो लोग हैं। ये विपक्ष के कहने का मतलब है, और इसीलिए गडकरी साहब का नाम वो बार बार ले रही है कि साहब ये क्या हो रहा है। और यहां तक कि गडकरी साहब के बारे में मैंने देखा कि उद्धव ठाकरे ने तो ये तक कह दिया कि गडकरी जी आओ आप हमारे साथ, मैं उनको उनको कोट कर रहा हूं, आओ हमारे साथ महाविकास अघाड़ी में और उनको दिखा दो कि महाराष्ट्र क्या है, उनको दिखा दो कि महाराष्ट्र क्या है। उनको मतलब नेचुरली मोदी जी और अमित शाह के लिए वो कह रहे हैं कि उनको दिखा दो कि महाराष्ट्र क्या है। तो ये गुजरात बनाम महाराष्ट्र का कॉन्ट्रडिक्शन जो है वो केवल नेताओं को लेकर नहीं है, डेवलपमेंट स्कीम्स को लेकर भी है। बहुत सारे इन्वेस्टमेंट के जो प्लान है उनका जो वो जो इन्वेस्टमेंट प्लान है वो महाराष्ट्र के कई ऐसे हुए जो चले गए, ट्रांसफर हो गए गुजरात। इसको लेकर भी बहुत सारी लड़ाइयां आपस में होती रही हैं, महाराष्ट्र लॉबी और गुजरात लॉबी के बीच। तो दोस्तों, गडकरी जी को लेकर जो विपक्ष इतना उत्साहित है, मुझे नहीं लगता कि वो लंबे समय तक रहेगा। हो सकता है कि कुछ अप्रत्याशित हो, तब तो बात कुछ भी हो सकती है। उसका 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 आ, आ, किस तरह से चीजें आकार लेंगी ये अभी कहना बहुत कठिन है। लेकिन मैं अभी भी मेरा मेरा मानना है कि आरएसएस हर कीमत पर चाहेगा कि वो नितिन गडकरी को बीजेपी के साथ जोड़े रखे और उनको टिकट भी मिले। अगर ये नहीं मिलता है तो निस्संदेह
ये बीजेपी का जो मौजूदा नेतृत्व है उसकी बढ़ती ताकत का ये एक सबूत होगा। तो बस आज इतना ही। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।